नमस्कार, हून बिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे। मंगलवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने गंगा कॉरिडोर से जुड़ी विकास परियोजनाओं का भूमि पूजन और शिलान्यास किया है। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज समेत तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा कि आज 168 करोड़ से ज़्यादा के 3 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। ये सभी परियोजनाएं हरिद्वार को विश्व स्तरीय आध्यात्मिक राजधानी के रूप में विकसित करने में मील का पत्थर साबित होंगी। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत अपनी सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और पुनर्जागरण के विषय में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज हमारी विरासत को आधुनिक सुविधाओं से भी जोड़ा जा रहा है। सभी यहाँ उपस्थित भाइयों एवं बहनों, हमारे नौजवान युवा साथियों, मीडिया के सभी मित्र, मैं आप सभी का आज इस विशेष अवसर पर आध्यात्मिक और गंगा की नगरी, मैं आज इस विशेष अवसर पर जहां आज 168 करोड़ से अधिक की 3 योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के अवसर पर आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और आप सबके बीच में यहां आना हमेशा मेरे लिए अत्यंत ही गौरव का क्षण होता है। आज विशेष रूप से जब हम आगामी कुंभ की भी तैयारी करेंगे और आने वाले समय में हमारा कांवड़ मेला भी जल्दी ही आने वाला है। और आज का अवसर इसलिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि हम मां गंगा की असीम कृपा, संतजनों के आशीर्वाद से, यहाँ के सभी आम जनों के सहयोग से एक ऐतिहासिक अवसर के साक्षी बन रहे हैं। और जैसा आज अभी महाराज जी ने बताया कि उसका नाम भागीरथी मार्ग होना चाहिए, तो यदि सबकी आपकी सहमति होगी तो निश्चित रूप से इसको जो है आगे बढ़ाया जाएगा। और ये योजनाएं जिनका आज भूमि पूजन हुआ है, हर की पौड़ी पुनर्विकास, हर की पौड़ी के उत्तर क्षेत्र के पुनर्विकास एवं रोडी बेलवाला पुनर्विकास परियोजनाओं का शिलान्यास इसमें शामिल है। ये सभी परियोजनाएं आने वाले समय में हरिद्वार को विश्व स्तरीय आध्यात्मिक नगरी के रूप में विकसित करने का हमारा जो व्यापक विजन है, जिसके बारे में आदरणीय महाराज जी ने बोला, हमारे मदन कौशिक जी ने बोला और हमारे दोनों मंत्रीगणों ने बोला कि हम आगे की योजनाओं को ध्यान में रख के आने वाले समय में कितना यहाँ पर फुटबॉल होने वाला है, कितने श्रद्धालु आने वाले हैं, कितने माँ गंगा के भक्त आने वाले हैं, उसको ध्यान में रखकर जो हम काम कर रहे हैं। और ये विकास परियोजनाओं को लेकर हमारी सरकार की जो नीति और नीयत है, दोनों बिल्कुल स्पष्ट है। और हमारे मंत्रीगण इस बात के साक्षी हैं कि हमारी सरकार नो पेंडेंसी के आधार पर काम करती है, कि कोई काम लटकाना नहीं है, कोई काम भटकाना नहीं है, काम को त्वरित रूप से स्वीकृति प्रदान करनी है, जो फाइल आई है उसको तुरंत विस्तारित करना है। और भाइयों बहनों, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हम केवल शिलान्यास करने पर विश्वास नहीं करते हैं। शिलान्यास जिन योजनाओं का भी हम करते हैं वो सभी योजनाएं समय पर पूरी हो, ये भी हमारी प्राथमिकता रहती है। और जिनका शिलान्यास हो गया है उन योजनाओं का लोकार्पण भी हो, यानी कि वो योजनाएं पूरी भी हों। ये हमारी कार्य संस्कृति का हिस्सा है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि आज जिन योजनाओं का शिलान्यास हुआ है वो सभी योजनाएं समयबद्ध तरीके से, गुणवत्तापूर्ण और पारदर्शी तरीके से पूरी होंगी। इन कार्यों में किसी भी स्तर पर कोई भी ढिलाई या गुणवत्ता से समझौता कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं कार्यदायी संस्था को भी कहना चाहता हूं और जो इसमें काम करने वाले ठेकेदार बंधु होंगे उनसे भी मैं कहना चाहता हूं कि अगर कहीं कोई डीपीआर में कमी आ रही है, डीपीआर कहीं छोटी बन गई है, तो उसको रिवाइव किया जा सकता है। लेकिन योजनाओं में अगर गुणवत्ता में कमी आएगी, एक बार पूरा होने के बाद वो योजनाएं फिर से दोबारा तोड़कर नहीं बनाई जा सकती हैं। इसलिए इसका विशेष ध्यान रखना है। और हमने सभी अधिकारियों को कहा है
कि तय समय सीमा के भीतर इन कार्यों को धरातल पर उतारा जाए, जिससे जनता को इनका लाभ जल्द से जल्द मिल सके। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत अपनी सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण, संवर्धन और पुनर्जागरण की दिशा में अभूतपूर्व गति से आगे बढ़ रहा है और आज पूरे देश में हमारी आध्यात्मिक विरासत को आधुनिक सुविधाओं के साथ जोड़ने का कार्य बहुत तेजी से हो रहा है। और इसी क्रम में हरिद्वार ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर के अलावा केदारखंड माला मिशन, मानसखंड माला मिशन, शारदा कॉरिडोर, गोलजू कॉरिडोर, विवेकानंद कॉरिडोर और देहरादून के विकास नगर में श्री कृष्ण तीर्थ, जमुना तीर्थ को भी डेवलप किया जा रहा है, उसका काम भी तेजी से चल रहा है। ऐसी अनेक महत्वाकांक्षी परियोजनाओं पर तेजी से कार्य चल रहा है, क्योंकि हमारा कार्य केवल मंदिरों का सौंदर्यीकरण करना नहीं, बल्कि पूरे देश और दुनिया से जो श्रद्धालु आ रहे हैं, जो तीर्थयात्री आ रहे हैं, भक्तगण आ रहे हैं, उनको सुविधाएं प्रदान करना और उसके साथ साथ हमारे स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, स्वरोजगार मिले, उनका व्यापार तीव्र गति से आगे बढ़े, यह भी हमारा प्रयास है। क्योंकि पर्यटन केवल यात्रियों की संख्या बढ़ाने का माध्यम नहीं होता है, बल्कि ये स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का भी एक प्रभावी साधन भी होता है। जब यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं तो उसका लाभ हमारे होटल संचालकों को होता है, व्यवसायियों को होता है, व्यापारियों को होता है, छोटे दुकानदारों को, हस्तशिल्पकारों को और स्थानीय उत्पादकों के साथ साथ हजारों लोगों का इसका लाभ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उनको मिलता है। इसलिए हमारी सरकार हरिद्वार के केवल एक हिस्से का नहीं, बल्कि इसके सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है, क्योंकि हरिद्वार करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है, भारतीय संस्कृति की जीवंत पहचान और सनातन सभ्यता का आधुनिक द्वार कोई है तो ये मां गंगा का ये स्थान हरिद्वार है। बद्रीनाथ मंदिर के कथित चढ़ावा चोरी मामले में गिरफ्तारियों के बाद प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने सरकार से जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर मंदिर समिति अध्यक्ष की भूमिका पर सवाल उठाने के साथ ही अध्यक्ष को पद से हटाने पर भी जोर डाला था। वहीं बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में प्रेस वार्ता कर पलटवार भी इस दौरान किया। हेमंत द्विवेदी ने कहा है कि बद्री केदार मंदिर समिति करोड़ों भक्तों के आस्था का केंद्र है। मामले के सामने आने के बाद 3 स्तरीय जांच चल रही है, उसी के आधार पर कार्रवाई भी होगी। उन्होंने कहा कि मंदिर समिति का उद्देश्य है कि चढ़ावा चोरी में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा ना जाए। द्विवेदी ने गोदियाल पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में विवेकाधीन कोष का निजी इस्तेमाल और करीबियों में बांटने का काम हुआ है और करोड़ों की धांधली इस दौरान की गई है। आप सबके सामने 2 दिन पहले आपने देखा है कि कार्यक्रम यहाँ पर हुआ था देहरादून के अंदर, और उस कार्यक्रम से पहले जिस प्रकार से एक दुर्घटना हुई यहाँ पर और एक कार्यकर्ता की वहाँ पर मृत्यु हो गई, तो बहुत ही दुखद घटना रही। और उसके बाद सवेरे जो है कि वो कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में भी देखिए आपने कि जो बिटिया थी उसका, जिसने नीट एग्जाम से पहले वहाँ पर अपनी आत्महत्या की थी, उसके पिताजी भी वहाँ पर मौजूद थे उस मंच पर, और उस पर किस प्रकार से गणेश गोदियाल जी डांस कर रहे थे। ये सारी संवेदना आपकी मर चुकी है, आप सारी मर्यादाओं को भूल चुके हो, और इस तरह के आप लोगों को ध्यान बांटने के लिए सब अनाप शनाप आरोप प्रत्यारोप। आपके पास अगर पुख्ता प्रमाण है, 2012 के बाद में जब मैं टीडीसी से हटा था, मैं स्वयं हटा था टीडीसी से, तो टीडीसी के आपके पास आपकी तो सरकार आई थी उसके बाद, और विधानसभा के आपके सदस्यों के माननीय इंदिरा हृदय जी उस समय इसकी सदस्य थी, उन्होंने जो है कि इनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी, उसमें बहुत सारे विधायक थे। आपने भाटी कमीशन बनाया, आपने एफआईआर लॉन्च की, पता नहीं आपने क्या क्या किया, आपने सारी जांच की। आप ही बता दो ना, सरकार आपकी थी, आपने जांच, मुझे गिरफ्तार क्यों नहीं किया, मेरे खिलाफ कार्रवाई क्यों? देश भर में पेपर लीक मामलों को लेकर सियासत तेज होती जा रही है। इसी कड़ी में कालाढूंगी में कांग्रेस ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है।
ज्ञापन में नीट पेपर लीक मामले के निष्पक्ष जांच कराने और नैतिक जिम्मेदारियों के आधार पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री से इस्तीफा लेने की मांग की गई। फिलहाल कांग्रेस ने मामले में त्वरित कार्रवाई की मांग करते हुए चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। आज संतोष पांडे, अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कालाढूंगी, जनपद नैनीताल एवं अन्य कार्यकर्ताओं द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया है जो माननीय राष्ट्रपति महोदया भारत गणराज्य नई दिल्ली को संबोधित है। और इसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी को बर्खास्त किए जाने के संबंध में इनके द्वारा मांग उठाई गई है और हमसे अपेक्षा की गई है कि अनुरोध किया गया है कि इस ज्ञापन को माननीय राष्ट्रपति महोदया को प्रेषित किया जाए, जिसे मैं जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से इसे माननीय राष्ट्रपति महोदया को इस ज्ञापन को प्रेषित करें। कल पूरे देश ने देखा जो बर्बरता, जो लाठियाँ भांजी गई पूरे देश के युवाओं पे, विद्यार्थियों पे, जो मोदी सरकार ने जो खून खराबा किया है और जितने पेपर लीक हो रहे हैं, और उसी सापेक्ष में आज ये एक ज्ञापन यहाँ से हमने तहसीलदार उप जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को यहाँ से प्रेषित किया है इस संबंध में कि देश के जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान उनके इस्तीफे की मांग उसमें हमने रखी है, ताकि ये अत्याचार और अन्याय को जो है इसकी निष्पक्ष जांच हो और क्या कहते हैं युवाओं के साथ न्याय हो सके। कावड़ मेले की तैयारियों को लेकर डीएम आशीष चौहान एक्शन मोड पर हैं, जिसके तहत उन्होंने अधिकारियों के साथ यात्रा मार्ग का निरीक्षण किया। उन्होंने मेले से जुड़ी सभी व्यवस्थाएं 25 जुलाई तक हर हाल में पूरी करने के सख्त निर्देश भी दिए और लापरवाही करने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दे डाली। उन्होंने आईडीपीएल मैदान, पार्किंग, पेयजल, शौचालय, सीसीटीवी कंट्रोल रूम और प्रकाश व्यवस्था का मौके पर जायजा भी लिया है। मेले को लेके इससे पहले मेरी एक बैठक भी हो गई थी, डायरेक्शंस भी दे दिए गए थे और आज ग्राउंड जीरो पे भी मैंने कोशिश की कि ग्राउंड रियलिटीज़ को देख सकें। और इसमें मैंने जो कंसर्निंग ऑफिसर्स थे पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन नगर निगम के, तो उन सभी लोगों से कहा है कि लास्ट ईयर के जो भी एक्सपीरियंसेस थे या जहाँ जहाँ जो इश्यूज़ आए थे उनके रेमेडियल मेजर्स के साथ में एक लिस्ट बना ली जाए और एक प्रॉपर एसओपी के साथ में उन्हें डील किया जाए। और साथ ही जो आईडीपीएल की मेन पार्किंग है उस पार्किंग स्पेस में जो व्यवस्थाएँ की जानी है, टॉयलेट्स लगाए जाने, वाटर सप्लाई या फिर आपका लाइट्स और प्रॉपर अरेंजमेंट्स कराए जाने, उस वो 25 तारीख तक किए जाने की एश्योरेंस कंसर्निंग एजेंसीज ने मुझे दी है। लक्सर के शेखपुरी गांव में किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं की ओर से आयोजित महापंचायत में हजारों की संख्या में किसान और कार्यकर्ता जुटे। इस दौरान किसानों से जुड़े मुद्दे के साथ ही महंगाई, बेरोजगारी, फसलों के उचित दाम, स्मार्ट मीटर और छात्रों से जुड़े मुद्दों को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा गया। किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुलशन रोड ने केंद्र और राज्य सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए सरकार को हठधर्मी करार किया है। उन्होंने कहा कि आज किसान अपनी समस्याओं को लेकर परेशान हैं, छात्र सड़कों पर हैं। महंगाई और बेरोजगारी ने आम आदमी की कमर भी तोड़ दी है। चाहे वो सरकार बीजेपी की हो, चाहे वो बदलाव करने के बाद में कांग्रेस की हो, कोई सी भी सरकार में किसान खुश नहीं, क्योंकि दोनों ही सरकार ने शोषण करने पर किसान का शोषण किया जा रहा है। अभी देखने में आ रहा है, अब जो हाईवे निकल रहे, किसान की एक बहुत बड़ी समस्या सामने है, पीड़ा है। किसान की ज़मीनों को नौने पौने दामों में लूटने का एक प्रयत्न किया जा रहा है। सर्किट रेट के 4 गुना, जो कि बहुत कम है। किसान की मांग है कि उन्हें बाजारी रेट के 8 गुना तक दे, क्योंकि ये नौने पौने में ज़मीन खरीद कर सरकार किसान का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा उत्पीड़न करने। स्मार्ट मीटर की भी बात आपने स्मार्ट मीटर की है कि जब हमारे पास में हम 20 साल से हमारे पूर्वज भी 1 मीटर से बिल देते आ रहे और किसान अपने टाइम पर बिल दे रहा है, तो एक ठगने वाली योजना है। क्योंकि जब मीटर हमारे पहले थे वो अच्छे हैं, तो हम क्यों दोबारा मीटर लगाओ। स्मार्ट मीटर का मतलब एक चीटर मीटर वो लेकर आए, जिससे किसान को कहीं ना कहीं मजदूरों को ठगने का वो सरकार एक प्रयत्न किया जा रहा है। सरकार जो है किसान विरोधी भी है और जन विरोधी भी है। आप देख रहे आज देश की जनता दिल्ली जंतर मंतर पर बिना किसी नेता के, यानी एक समाज सेवी व्यक्ति जो लड़ाई विपक्ष को, देश के विपक्ष को लड़नी चाहिए थी, उसे एक समाज सेवी व्यक्ति लड़ाई को लड़ रहा है। और आज देश की जनता उसके साथ
सरकार तो बिल्कुल ये जन विरोधी और किसान विरोधी है। इन्होंने यूरिया का कट्टा भी पहले 50 किलो का था, फिर वो 45 किया, अब वो किसान को 40 किलो का मिलेगा। तो ये सरकार धीरे धीरे इस कट्टे को भी 5 किलो पर ले आओगी। तो बिल्कुल किसान विरोधी सरकार है। और जो हमारी ये मीटिंग हो रही, मासिक मीटिंग है, और पूरे जिले में भी जो मीटिंग होगी, उसमें हम आगामी समय में इस भारतीय जनता पार्टी का तो पुरजोर से विरोध करेंगे। और जब तक इस प्रदेश से या नहीं उखड़ने की, जब तक इसके खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा। पेपर लीक लगातार होते जा रहे हैं और सरकार तनाशा होती जा रही है। देश के अंदर इस सरकार ने विपक्ष पूर्ण रूप से खत्म कर दिया। किसी राज्य के अंदर या केंद्र सरकार के संसद के अंदर कोई विपक्ष नाम की चीज इन्होंने नहीं छोड़ दी। रात के दिन टीएमसी के 80-90 विधायक जीत काटते हैं, अगले दिन सुबह होते 60 विधायक दूसरी तरफ चले जा। तो या तो इन्होंने उत्तराखंड में लगातार खराब मौसम के चलते कई पहाड़ी इलाकों में सड़कें बंद हो गई हैं, जिससे लोगों को आवाजाही में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बीजेपी विधायक शक्तिलाल शाह का कहना है कि सरकार पूरी तरह सतर्क है और प्रभावित क्षेत्रों में राहत सड़क बहाली के लिए अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। बीजेपी विधायक शक्तिलाल शाह जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, पहाड़ों में आपदा का दौर भी कई जगह जारी है, मानसून बहुत ज़्यादा है, किस तरह की तैयारियां हैं, किस तरह के दिशा निर्देश दिए गए आपकी ओर से अधिकारियों को कि तत्काल प्रभाव से अगर रास्ते बंद होते हैं उनको खोला जाए, या फिर यात्रियों की जो सुरक्षा है, सुविधा है, किस तरह की उनसे क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं? देखिए, जिले की तरफ से तो प्रत्येक विधानसभा में आपदा कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, जिनमें लगातार मॉनिटरिंग हो रही है। कल भी मुझे कई प्रधान जब मुझे मिले तो कह रहे थे कि कंट्रोल रूम से रात को भी फ़ोन आते हैं 2 बजे 11 बजे कि आप बारिश हो रही है, ठीक है, सब लोग, कोई दिक्कत तो नहीं है। और इसके उपरांत मैंने भी लगातार अपने घनसाली में 2 बार अधिकारियों की बैठक की है, और बैठक करने के उपरांत हमने यही बात रखी है कि आप लोग किसी प्रकार का स्विच ऑफ न रखें और लगातार अलर्ट रहें। मैं खुद अलर्ट रहता हूँ, तो आपको भी रहना चाहिए। और जैसे सीमांत गांव मेरे क्षेत्र में कुछ हैं, सीमांत गांव में हमने 3 महीने का राशन भी पर्याप्त मात्रा में भिजवा दिया। मैंने यहाँ तक बैठक में स्पष्ट किया कि जहाँ जिस गांव में, जो सीमांत गांव में जो राशन पहुँचेगी, तो वहाँ का प्रधान का प्रमाण पत्र भी लेके आना, ताकि हमारे पास प्रमाण रहे। कभी कभी लोग क्या करते हैं कि बाद में उस पर भी राजनीति करते हैं, तो वो राजनीति का खंडन समाप्त, क्योंकि प्रधान अपनी ग्राम पंचायत का पहला व्यक्ति और मुखिया व्यक्ति होता है। उसके सानिध्य में उसको डीलर को हमने 3 महीने का राशन पहुंचाने का काम कर दिया। हमने विद्युत वालों को बहुत कह दिया कि आप भी इस तरह से लड़ रहे हैं कि कहीं कोई दिक्कत हो तो हम क्या कर सकते हैं। इसी संदर्भ में हमने राजस्व हो, चाहे अपने पंचायत राज हो, चाहे सिंचाई वाले हों, चाहे लघु सिंचाई वाले हों, चाहे PWD हो, चाहे ये PMGSY वाले हैं, इनको कह दिया कि आप अपनी JCB को प्रत्येक जगह किसी प्रकार का लोगों को अवरुद्धता ना आए, क्योंकि कभी कभी पहाड़ पे जैसे कोई बीमार होता है, कहीं रोड बंद, अगर 1 घंटा 2 घंटा बंद हो गई तो हमें दिक्कतें हमारे सामने वो हो जाती हैं। इस तरह से हमने स्पष्ट आदेश किए हैं। लगातार मैंने 2 बैठकें की हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। SDM हो गया, आप DM साहब ने, मैंने कहा उन्होंने पूरे जनपद के अंदर साढ़े 14 कंट्रोल रूम बनाए हैं, और हमारे यहाँ लगातार घनसाली में हम उसका कंट्रोल रूम से मॉनिटरिंग कर रहे हैं और अलर्ट है। थोड़ा सा आप जानते हैं कि पर्वतीय क्षेत्र में, तो चाहे मेरे यहाँ घनसाली हो, उत्तरकाशी वाला क्षेत्र है, चमोली वाला क्षेत्र है, थोरागढ़ का भी क्षेत्र है, बल्कि ये प्लेन वाले क्षेत्र में तो पानी भराव की स्थिति होती है, लेकिन पहाड़ पे तो स्लाइड जोन ज़्यादा चीज़ें हैं। अभी पिछली बार तो बहुत ज़्यादा हो गए थे, इस बार भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान भोले की अच्छी कृपा हो, निकल जाए, सब लोग सुरक्षित रहें, हम लोग यही हम कामना करते हैं। सर, चारधाम यात्रा उत्तराखंड में चल रही है और ऐसे में क्योंकि संख्या भी अब घट गई होगी, तो ऐसे में पर्यटक के जो साधन हैं, जो रोजगार के अवसर हैं, वो लोगों के सामने किस तरह की चुनौती भी बन रही है, खासकर आपके क्षेत्रों में भी, और या फिर रोजगार के लिए आप लोग क्या कुछ अवसर भी तलाश रहे हैं कि जो युवा हैं या फिर आसपास के जो लोग हैं वो अपना रोजगार बेहतर कर सकें? देखिए, पहले तो यात्रा इतनी घटी नहीं है, क्योंकि हम तो लगातार, हमारा जो रूट है वो यात्रा रूट ही, हम जाते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं। यात्रा चल रही है। ये ज़रूर है कि जून के महीने में थोड़ा सा सबसे ज़्यादा लोग चलते हैं, क्योंकि जून के महीना बच्चों की छुट्टियां होती हैं, तो हर व्यक्ति चाहता है कि मैं इस समय भगवान भोले के दर्शन करके आऊँ। अभी यात्रा चल रही है थोड़ा सा कम मात्रा में। ये भी है कि थोड़ा सा पहाड़ पे बारिश की वजह से भी थोड़ा यात्री थोड़ा सा कम कोशिश करता है कि मैं सुरक्षित ही रहूं, लेकिन ऐसा नहीं है। यात्रा चल रही है। अच्छे हमारे जो अपने होटल हैं, ढाबे हैं, इनमें सब में मैंने देखा खूब अच्छी रौनक है आजकल गांव-गांव में, रोड, प्रत्येक रोडों पे। और ऐसा नहीं है। बाकी थोड़ा सा आप इस बात को तो आप भली भांति जानते हैं कि पहाड़ी जो हमारे क्षेत्र हैं वो संवेदनशील था।
वहाँ तो थोड़ा सा हमें अलर्ट रहने की ज़रूरत है, सुरक्षित रहने की ज़रूरत है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं घटी जितना आप लोग कह रहे हैं। ठीक चल रही है यात्रा, लेकिन अच्छी सर है। अभी हाल फिलहाल में, क्योंकि चुनाव का समय भी है, 2027 में इलेक्शन होने हैं विधानसभा के, किस तरह की आप लोगों की तैयारियां हैं, पार्टी की क्या कुछ तैयारियां हैं, किस तरह के दिशा निर्देश भी पार्टी की ओर से जारी किए गए हैं, क्योंकि तमाम जगहों पर जन जन के सरकार, जन जन के द्वारा आप लोग कार्यक्रम चला रहे हैं, प्रवास कार्यक्रम आप लोग चला रहे हैं, कितना फायदा इस तरह के प्रोग्राम से आपको लगता है कि बीजेपी को होगा? देखिए, पहले तो हम भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। जहाँ तक आपने विषय रखा कि चुनाव, हम 24 घंटे साल के 365 दिन हम जनता के संपर्क में रहते हैं, जनता के बीच रहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का तो 365 दिन के कार्यक्रम पूरे साल के तय होते हैं। हमारा बूथ अध्यक्ष से लेकर, हमारा मंडल अध्यक्ष से लेकर, हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व संगठन के लगातार ये कार्यक्रमों में होते हैं। अभी सेवा, सुशासन और विकास, मेरे यहाँ अभी 8 जुलाई को कार्यक्रम था, बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा, बहुत अच्छी संख्या में लोग आए थे। और हमने कोशिश की है कि वहाँ पे लोगों की जो मूलभूत समस्या हैं उनको वहीं पे अधिकारियों के सामने उनका समाधान हो। और उसका एक अच्छा रिस्पॉन्स क्या है, ये पूरे उत्तराखंड के अंदर चल रहा है, प्रत्येक विधानसभा में चल रहे, प्रत्येक विकास खंड पे इन कार्यक्रमों का आयोजन की प्रक्रिया बनाई गई है। संगठन में लगातार काम कर रहा है। और मैंने कहा नहीं कि हम चुनाव के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं। हमारा मात्र में कई बार आपके चैनल के माध्यम से मैंने कहा है, हमारा मात्र कुर्सी हथियाना मकसद नहीं होता। हम विजन के लोग हैं। भले ही आज विपक्ष अनाप शनाप बयानबाजी करता है। अभी परसों देखा हमने कि यहाँ उठ रहा था कि हमारे, ठीक है, हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं, राहुल गांधी जी आए थे, आपको उधर वाला हम फील्ड दे रहे थे, परेड ग्राउंड वाला। जब हमने पेपर के माध्यम से पढ़ा, 2.5 लाख बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कर दिया, हमें क्षमता भी तो देखनी थी। इतनी ज़्यादा गैदरिंग होना, इतनी संख्या में लोगों का आना, क्या सरकार का ये दायित्व तो नहीं बनता है कि हम उन लोगों को सुरक्षा की दृष्टि से भी हम उनको देखें उस विषय पे? तो हम बयानबाजी कम करते हैं, हम कामों पे विश्वास रखते हैं। हमारे युवा मुख्यमंत्री जी का आप देख रहे होंगे, लगातार जनता के बीच है, लगातार अपने विकास कार्यों को उन्होंने गति देने का काम किया है। हमारी सरकार बड़े उससे करते हैं। अब मामले कहीं उठते हैं जब किसी के पास विजन नहीं होता, जब किसी के पास कोई वो ऐसे ही बोलेगा। मैं कल एक बयान और भी कहीं देख रहा था, इन बयानों से कभी हमें हंसी भी आती है और हमें कभी दुख भी होता है। राजनीति करो, लेकिन ऐसी राजनीति करो जो जनहित की राजनीति हो। सिर्फ कुर्सी की राजनीति मत करो कि हमें एक कुर्सी मिल जाए, मौका मिल जाए और हम जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम करें। ये हमारे रग में नहीं है, हमारे विचार में नहीं है, हमारे मैनिफेस्टो में नहीं है। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, तो भारतीय जनता पार्टी ने ये विचारधारा है, मैं बार बार कहता हूँ। और हम जो भी करते हैं विचारधारा के तहत काम करते हैं। लेकिन सर क्योंकि राहुल गांधी जब आए तो कई तरह के मुद्दे उन्होंने उठाए, खासकर पेपर लीक की बात उन्होंने की, उन्होंने नकल विरोधी की बात की और कहा कि उत्तराखंड में जब पेपर लीक हुए तो इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो क्या आपको नहीं लगता कि कोई कार्रवाई नहीं हुई, या फिर ढिलाई बरती गई, या फिर आने वाले समय में केवल राजनीतिक का ये जो मुद्दा है पूरा? इन बयानों में आदरणीय राहुल जी का कोई, मैं लगता है कि कोई दम नहीं है, क्योंकि हम कानून विरोधी, नक्कल विरोधी कानून लाए हैं। हमने पूरा सिस्टम को ठीक करने का काम किया है। हमारी सरकार ने तत्काल इन पे काम किया। हमने चाहा कि बच्चों का भविष्य बर्बाद नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने इसमें कहीं निष्क्रियता दिखाई हो। हमारी सरकार ने तत्काल प्रभाव से इसमें काम किया है। काम के परिणाम है कि आज बच्चा जो है बड़े आत्मविश्वास के साथ अपनी तैयारी कर रहा है। धन्यवाद सर, हमसे बातचीत करने के लिए। शक्तिलाल शाह जी हमारे साथ मौजूद थे, जो राज्य के तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।